मुद्रा और बैंकिंग मुद्रा विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम है। ऐसी अर्थव्यवस्था जो व्यक्ति विशेष से बनी हो, उसमें वस्तुओं का कोई विनिमय नहीं हो सकता और इसीलिए वहाँ मुद्रा की कोई भूमिका नहीं होती है। एक से ज्यादा व्यक्ति होने पर भी अगर वे बाजार के सम व्यवहार में भाग नहीं लेते हैं, जैसे कि किसी टापू पर कोई एक परिवार रहता है, तो वहाँ मुद्रा का कोई कार्य नहीं होता। किंतु जैसे ही एक से अधिक आर्थिक एजेंट बाजार के माध्यम से सम व्यवहार शुरू करते हैं, मुद्रा विनिमय को सुविधाजनक बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन बन जाती है। मुद्रा के माध्यम से बनी आर्थिक विनिमय को वस्तु विनिमय कहा जाता है, यद्यपि वे आवश्यकताओं के उभय संयोग की असंभाव्यता को अनुमानित करते हैं। उदाहरणतः मान लीजिए कि एक व्यक्ति के पास चावल का अधिशेष है, जिसके बदले में वह वस्त्र का विनिमय करना चाहता है। यदि वह बहुत भाग्यशाली नहीं है कि तो उसे ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसकी मांग ठीक विपरीत हो, अर्थात उसे चावल की जरूरत हो और उसे वह जरूरत से ज्यादा उपलब्ध कपड़े के बदले विनिमय करना चाहता हो। जैसे जैसे व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होगी, खोज की लागत निषेध होती जाएगी। इसलिए एक मध्यवर्ती वस्तुओं का होना बहुत जरूरी है, जिससे लेन देन को सरल बनाया जा सके और जो दोनों पक्ष द्वारा स्वीकार हो। ऐसी वस्तुओं को मुद्रा कहते हैं। एक व्यक्ति अपने उत्पादित वस्तुओं को मुद्रा के बदले बेचकर इसका उपयोग अपनी जरूरत की वस्तुएं खरीदने में कर सकता है। यद्यपि मुद्रा का मुख्य भूमिका विनिमय को सुगम बनाना है, किंतु यह अन्य उद्देश्यों की पूर्ति में भी सहायक होता है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य है। मुद्रा के कार्य जैसा कि ऊपर वर्णित है। मुद्रा का सर्वप्रथम भूमिका यह है कि वह विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। बड़ी अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय अत्यंत कठिन है, क्योंकि उच्च कीमतों के कारण व्यक्तियों को अपने आधिक्य के विनिमय के लिए योग्य व्यक्तियों की तलाश करनी होगी। मुद्रा सुविधाजनक लेख की एक इकाई के रूप में भी कार्य करती है। सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मौद्रिक इकाई के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। जब हम कहते हैं कि एक कलाई घड़ी का मूल्य 500 रुपये है, तो इसका मतलब है कि कलाई घड़ी का विनिमय मुद्रा की 500 इकाइयों से की जा सकती है, जहां मुद्रा की एक इकाई रुपया है। यदि एक पेंसिल की कीमत 2 रुपये है और एक कलम की कीमत 10 रुपये है, तो हम कलम और पेंसिल के सापेक्ष कीमत की गणना कर सकते हैं। जैसे एक कलम की कीमत 10/2 बराबर 5 पेंसिल। अन्य वस्तुओं की तुलना में मुद्रा की गणना में भी इसी प्रकार की धारणा का प्रयोग किया जा सकता है। उपयुक्त उदाहरण में 1 रुपये का मूल्य 1/2 बराबर 0.5 पेंसिल या 1/10 बराबर 0.1 कलम है। अतः यदि सभी वस्तुओं की कीमत मुद्रा के रूप में बढ़ती है, दूसरे शब्दों में जिसे कीमत स्तर में सामान्य वृद्धि कहते हैं, तो मुद्रा का मूल्य किसी वस्तु के सापेक्ष घट जाता है, क्योंकि अब मुद्रा की एक इकाई कम वस्तुओं को खरीदेगी। इसे मुद्रा की क्रय शक्ति में ह्रास कहा जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली की अन्य खामियां भी है। वस्तु विनिमय प्रणाली में किसी व्यक्ति की संपत्ति को आगे के लिए बनाए रखना कठिन है। मान लीजिए कि आपके पास चावल का एडाम एडामूमेंट है, जिसका आप आज ही पूर्ण रूपेण उपभोग नहीं करना चाहते हैं। आप चावल के इस अधिक स्टॉक को भविष्य में दूसरी आवश्यक वस्तुओं को की प्राप्ति के लिए अथवा परिसंपत्ति के रूप में संचित कर रखना चाहते हैं। लेकिन चावल एक शीघ्रनाशी वस्तु है, जिसे आप एक निश्चित समय से अधिक दिनों तक संचित नहीं रख सकते हैं और इसे संचित करने के लिए बहुत जगह की भी आवश्यकता होती है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप अपने संचित चावल के बदले दूसरी जरूरत की वस्तुएं खरीदना चाहेंगे, तो आपको बहुत समय और साधन दोनों ऐसे जरूरतमंद व्यक्तियों की खोज में लगाना पड़ेगा, जिन्हें आपकी जरूरत की वस्तु के बदले चावल की आवश्यकता है। इस समस्या का समाधान हो सकता है यदि आप चावल को मुद्रा के लिए बेचते हैं
मुद्रा नाशवान वस्तु नहीं है और इसकी संचय लागत अत्यंत कम होती है। मुद्रा किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी समय ग्रहण करने योग्य होती है, अतः मुद्रा व्यक्तियों के मूल्य संचय का काम करती है। भविष्य के लिए धन का संचय मुद्रा के रूप में किया जा सकता है, किंतु इस कार्य के कुशलता पूर्वक निष्पादन के लिए मुद्रा के मूल्य में पर्याप्त स्थायित्व होना आवश्यक है। कीमतों का स्तर बढ़ते जाने से मुद्रा की क्रय शक्ति घटती जाती है। ध्यातव्य है कि मुद्रा के अतिरिक्त अन्य परिसंपत्ति भी मूल्य संचय का कार्य कर सकती है, जैसे सोना चांदी, भू संपत्ति, मकान और बंधपत्र। शीघ्र ही इसके बारे में जानकारी मिलेगी, परंतु ये संपत्तियां दूसरे वस्तुओं के रूप में आसानी से परिवर्तनीय नहीं भी हो सकती है और इनकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता नहीं होगी। कुछ देशों ने एक ऐसी अर्थव्यवस्था की ओर चलने का प्रयास किया जिसमें नकदी का उपयोग कम और डिजिटल सौदा का उपयोग अधिक होता हो। यह समाज एक ऐसे आर्थिक समाज का बोध कराता है जिसमें वित्तीय सौदे भौतिक बैंक नोटों अथवा सिक्कों से संबंधित न होकर व्यवहार करने वाले पक्षों के बीच डिजिटल सूचनाओं, सामान्यतः द्रव्य का इलेक्ट्रॉनिक प्रतिनिधित्व से जुड़े होते हैं। भारत में सरकार लगातार अधिक वित्तीय समायोजन के विभिन्न सुधारों में विनियोग कर रही है। विगत कुछ वर्षों में धन जन खाते, आधार आधारित भुगतान पद्धति, ई वॉलेट्स, नेशनल फाइनेंशियल स्विच NSW आदि ने सरकार के डिजिटल होने के निश्चय को बल प्रदान किया है। मोबाइल एवं स्मार्ट फोनों के पूरे भारत में फैल जाने के कारण आज वित्तीय समायोजन को एक वास्तविक स्वप्न की भांति देखा जाता है। मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की मांग हमें यह बताती है कि लोग कुछ द्रव्य क्यों चाहते हैं, क्योंकि मुद्रा सौदा के सौदे के संचालन के लिए आवश्यक है। सौदे के मूल्य यह तय करेंगे कि लोग कितना द्रव्य रखना चाहेंगे। जितने अधिक सौदे किए जाएंगे उतने ही अधिक द्रव्य की मांग होगी, क्योंकि सौदे की मात्रा आय पर आधारित होती है। यह स्पष्ट है कि आय में वृद्धि होगी जैसे भी जब लोग अपनी बचत को द्रव्य के रूप में रखने के बजाय बैंकों में रखते हैं, जिस पर उन्हें ब्याज प्राप्त होता है। लोग कितना रुपया अपने पास रखेंगे ब्याज की दर पर भी निर्भर करेगा। विशिष्ट रूप से जब ब्याज की दर बढ़ती है तो लोग अपने पास द्रव्य रखने में दिलचस्पी कम रखते हैं, क्योंकि द्रव्य को रोक कर रखने का अर्थ होता है ब्याज वाली जमाओं का कम होना और इस प्रकार कम ब्याज की प्राप्ति। इसीलिए ऊंची ब्याज दरों पर मुद्रा की मांग गिर जाती है। मुद्रा की पूर्ति। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के अंतर्गत नकदी एवं बैंक जमाएं आती हैं। किसी प्रकार की बैंक जमाओं को सम्मिलित किया जाता है। इस आधार पर मुद्रा के अनेक माप हैं। एक व्यवस्था में यह दो प्रकार की संस्थाओं द्वारा निर्मित किए जाते हैं: अर्थव्यवस्था के केंद्रीय बैंक तथा व्यावसायिक बैंकिंग व्यवस्था केंद्रीय बैंक। आधुनिक अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक एक महत्वपूर्ण संस्था है। लगभग प्रत्येक देश का अपना केंद्रीय बैंक है। भारत को अपने केंद्रीय बैंक सन 1935 में मिला, जिसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। केंद्रीय बैंक के अनेक महत्वपूर्ण कार्य हैं। यह देश की मुद्रा का निर्गम करता है और अनेक उपायों द्वारा, जैसे बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, कोष अनुपातों में परिवर्तन, देश में मुद्रा पूर्ति को नियंत्रित करता है। यह सरकार के बैंकरों के रूप में कार्य करता है। यह अर्थव्यवस्था के विदेशी कोषों का संरक्षण है। यह बैंकिंग व्यवस्था के लिए बैंकों की भांति कार्य करता है, जिसकी आगे विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। मुद्रा की पूर्ति के दृष्टिकोण से हमें इसके करेंसी की निगमन कार्य पर ध्यान देना है। केंद्रीय बैंक द्वारा निर्गमित करेंसी जनता के पास हो सकती है अथवा व्यावसायिक बैंकों के पास। इसे उच्च शक्ति द्रव्य कहा जाता है, अर्थात रिजर्व द्रव्य अथवा मौद्रिक आधार, क्योंकि यह साख निर्माण के आधार के रूप में कार्य करता है। व्यावसायिक बैंक दूसरे प्रकार के संस्थाएं हैं जो निर्माण अर्थव्यवस्था का एक भाग है। निम्न खंडों में हम व्यवहारिक बैंकिंग व्यवस्था का विस्तृत अध्ययन करेंगे। यह जनता से जमा स्वीकार करते हैं और इस रकम का कुछ भाग उन लोगों को देते हैं जो उधार लेने
चाहते हैं। दिए जाने वाले ब्याज दर उधार लेने वाले से वसूले जाने वाले ब्याज दर से कम होता है। इन दो प्रकार की ब्याज दरों का अंतर, जिसे स्प्रेड कहते हैं, बैंक का लाभ होता है। जमाओ तथा ऋण उधार की प्रक्रिया को आगे समझाया गया है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए हम एक कहानी की चर्चा करते हैं। अध्याय के अंत में पैसे की आपूर्ति के उपायों पर बॉक्स देखें। एक बार एक गांव में एक लाला नाम का एक सुनार रहता था। इस गांव में वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करने के लिए लोग स्वर्ण एवं अन्य कीमती धातुओं का उपयोग करते थे। दूसरे शब्दों में यह धातु मुद्रा का ही कार्य कर रही थी। गांव के लोगों ने सुरक्षा के लिए स्वर्ण को लाला के पास रखना शुरू कर दिया। उनका सोना रखने के बदले में लाला गांव वालों को एक कागजी रसीद दे दिया करता था और उनसे कुछ शुल्क ले लिया करता था। धीरे धीरे समय के साथ लाला द्वारा निर्गमित रसीदें द्रव्य की भांति चलन में आ गई। इसका यह अर्थ हुआ कि गेहूं खरीदने के लिए सोना देने के बजाय कुछ लोग गेहूं अथवा जूते अथवा कोई और सामान के लिए लाला द्वारा निर्गमित कागज रसीदें देने लगे। इस प्रकार कागजी रसीदें द्रव्य का काम करने लगी, क्योंकि गांव में हर एक व्यक्ति इनको विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार करने लगा। अब हम यह मानकर चलते हैं कि लाला के पास 100 किलोग्राम सोने है जो विभिन्न लोगों द्वारा जमा किया गया है, और उसने 100 किलोग्राम सोने से संबंधित रसीदें निर्गमित की है। इस समय रामू लाला के पास आता है और 24 किलोग्राम सोने का ऋण मांगता है। क्या लाला यह ऋण दे सकता है? उसके 100 किलोग्राम सोने के दावेदार तो पहले से ही है, तो भी लाला यह निर्णय ले सकता है कि सोना जमा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक ही समय अपना सोना निकालने नहीं आएगा। इसीलिए वह रामू को ऋण दे देता है और इसके लिए उससे कुछ कीमत वसूल कर लेता है। यदि लाला रामू को 25 किग्रा सोने को ऋण दे देता है, रामू इसे अली को दे सकता है और अली इसे 25 किग्रा सोने को लाला के पास रख देता है और बदले में रसीद प्राप्त कर सकता है। प्रभावतः यह कागजी रसीदें द्रव्य की भांति काम करती हुई 125 किलोग्राम सोना हो जाएगी। ऐसा प्रतीत होता है कि लाला ने हवा में द्रव्य का सृजन कर लिया है। आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था ठीक इसी प्रकार कार्य करती है जिस प्रकार इस उदाहरण में लाला व्यवहार करता है। व्यावसायिक बैंक उन फर्मों तथा व्यक्तियों के बीच जिनके पास अतिरिक्त कोष होते हैं तथा वे जिनको कोष की आवश्यकता होती है मध्यस्थता करते हैं। जिन व्यक्तियों के पास अतिरिक्त कोष होते हैं वे इन्हें बैंकों के पास जमाओं के रूप में रख सकते हैं और जिनको इनकी आवश्यकता होती है वे गृह ऋण, उपज ऋण आदि के रूप में बैंकों से इन्हें उधार ले सकते हैं। लोग बैंकों में द्रव्य इसलिए रखते हैं क्योंकि बैंक जमाओं पर कुछ ब्याज प्रदान करते हैं। बैंकों में अतिरिक्त कोष को रखना घर की अपेक्षा सुरक्षित भी है। जैसे कि उपर्युक्त उदाहरण में लोग अपने सोने को घरों में न रखकर लाला के पास रखना पसंद करते हैं। चेक तथा डेबिट कार्ड के आधुनिक संदर्भ में मांग जमाओं को रखना लेन देन को अधिक सुविधाजनक एवं सुरक्षित बना देना। यद्यपि इन पर कोई ब्याज नहीं मिलता। मकान खरीदने के लिए बड़ी मात्रा में नकदी रुपया देने के विषय में कल्पना कीजिए। बैंकों में जमा किए गए कोषों का बैंक क्या करता है, यह मानकर कि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति जिनमें बैंक में धन जमा किया है एक ही समय में अपने धन को नहीं निकालेगा। बैंक इन कोषों का किसी व्यक्ति को जिसको कोष की आवश्यकता है ब्याज पर दे सकता है। वास्तव में बैंकों को यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि उनको समय पर कोष वापस मिल जाए। इस प्रकार बैंक इन कोषों का कुछ भाग जमाकर्ताओं को देने के लिए रखकर जब भी वे चाहें, कोई भी बैंक ज़्यादा से ज़्यादा उधार देना चाहेगा, लेकिन बैंकों को जीवित रखने के लिए जमाकर्ताओं को धन वापसी करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लोग अपने धन को बैंकों में तभी रखेंगे जब वे पूर्णतः आश्वस्त हो जाएंगे कि उसको मांगे जाने पर वापस प्राप्त कर सकते हैं। एक बैंक को इसीलिए अपना उधार देने
संबंधित क्रियाओं को इस प्रकार संतुलित करना चाहिए कि उनके पास जमाकर्ताओं को मांगे जाने पर देने के लिए पर्याप्त कोष उपलब्ध हो। बैंकिंग व्यवस्था द्वारा साख सृजन। बैंक उसी प्रकार द्रव्य का सृजन कर सकते हैं जिस प्रकार लाला कहानी के अंतर्गत बैंक इसीलिए उधार दे सकते हैं क्योंकि वे सभी जमाकर्ताओं को एक ही समय रुपया उधार वापस मांगने की अपेक्षा नहीं करते। जब बैंक किसी को उधार देते हैं उस व्यक्ति के नाम में एक नया जमा खाता खोल दिया जाता है। इसी प्रकार द्रव्य की पूर्ति पुराने जमाओं प्लस नए जमा करेंसी की तब तक बढ़ जाती है। हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि एक देश में केवल एक बैंक है। हम इस बैंक का वित्तीय चिट्ठा बनाते हैं। चिट्ठा एक फर्म की समस्त आस्तियों तथा देनदारियों का लेख होता है। पारंपरिक रूप से फर्म की आस्तियों को बाएं तरफ तथा देनदारी को दाएं तरफ दिखाया जाता है। लेखांकन के नियम के अनुसार चिट्ठे के दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए अथवा कुल आस्तियां का योग कुल देनदारी के योग के बराबर होना चाहिए। आस्तियां वे मदे होती हैं जिनकी एक फर्म स्वामी होता है अथवा जिनका फर्म दूसरे पर हक रखती है। बैंकों के संदर्भ में भवन फर्नीचर आदि के अतिरिक्त जनता को दिए गए ऋण भी इसकी आस्तियां हैं। जब एक बैंक किसी व्यक्ति को ₹100 का ऋण देता है यह बैंकों का उस व्यक्ति पर ₹100 का दावा है। दूसरी आस्तियां बैंक की इसके कोष है। कोष वे जमाएं हैं जो बैंक केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखता है तथा इसको नगद धनराशि इन कोषों को आंशिक रूप से नगद और आंशिक रूप से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्गत वित्तीय दस्तावेजों बोर्ड्स तथा ट्रेजरी बिल के रूप में रखता है। कोष जमाओं की भांति है जिन्हें हम बैंकों में रखते हैं और यह जमाएं हमारी आस्तियां हैं। हम इन्हें निकाल सकते हैं। इसी प्रकार व्यावसायिक बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी जमाओं को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखती है। इनको कोष कहा जाता है। आस्तियां बराबर कोष प्लस ऋण देनदारी। देनदारियां फर्म कर्म के ऋण होते हैं अथवा जो उसे अन्यों को देना है। एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी इसकी जमाएं हैं जो लोगों ने इनके पास रखी है। देनदारी बराबर जमाएं। लेखांकन के नियम के अनुसार खाते के दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। इसीलिए यदि आस्तियां देनदारी से अधिक हैं जिनको सीधे तरफ नेटवर्थ के नाम से लिखा जाता है। नेटवर्थ बराबर आस्तियां माइनस देनदारियां। एक काल्पनिक बैंक का चिट्ठा। हमारे काल्पनिक बैंक में ₹100 के बराबर जमा देनदारियों से शुरू करें। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि श्री फर्नांडिस ने बैंक में ₹100 जमा किए हैं। अब यह बैंक इस जमा राशि को केंद्रीय बैंक में रिजर्व के रूप में जमा करेगी। तालिका 3.1 बैंकों की बैलेंस शीट को दिखाती है। यदि हम यह मान लें कि चलन में कोई करेंसी नहीं है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कुल पूर्ति ₹100 होगी। तालिका 3.1 बैंकों का चिट्ठा। आस्तियां देनदारी कोष ₹100 जमाए ₹100 नेटवर्थ ₹0 योग ₹100 योग ₹100 अमाउंट बराबर करेंसी प्लस जमाए बराबर 0 प्लस 100 बराबर ₹100। सारा सृजन की सीमाएं तथा मुद्रा गुणांक। मान लीजिए मैथ्यू बैंक के पास ₹500 के ऋण के लिए आता है। क्या हमारा बैंक उसे ऋण देगा? अगर बैंक ऋण देती है और मैथ्यू ऋण राशि को बैंक में ही जमा कर देता है तो कुल बैंक जमाएं और इसीलिए कुल मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार बैंक जितना यह चाहे उतना द्रव्य सृजन कर सकती है। परंतु क्या बैंकों की साख अथवा द्रव्य सृजन करने की क्षमता की कोई सीमा है? हाँ, यह केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जमाओं के एक निश्चित प्रतिशत को तय कर देता है जो प्रत्येक बैंक को रखना अनिवार्य होता है। यह इसीलिए किया जाता है ताकि कोई बैंक अत्यधिक ऋण नहीं दे सके। यह एक वैधानिक अनिवार्यता है और बैंकों पर बाध्य है। इस आवश्यकता कोष अनुपात अथवा नगद कोष अनुपात CRR कहा जाता है। CRR के अतिरिक्त बैंकों के अल्पकाल में कुछ
कोष तरल रूप में रखना अनिवार्य होता है। इसे वैधानिक तरलता अनुपात अथवा SLR कहते हैं। नगद कोष अनुपात CRR बराबर जमा राशि का वह प्रतिशत जो किसी बैंक में आरक्षित नगद के रूप में रखना चाहिए। हमारे काल्पनिक उदाहरण में मान लीजिए CRR 20% है, तो 100 रुपए की जमाओं के पीछे हमारे बैंक को 20 रुपए यानी 100 का 20% नमक नकम कोष रखना होगा। केवल शेष जमाओं को अर्थात 80 रुपए 100 माइनस 20 बराबर 80 को ही ऋण देने में उपयोग किया जा सकता है। नगद कोष की यह वैधानिक अनिवार्यता बैंकों की शाख निर्माण की सीमा को निर्धारित करती है। अपनी एक अर्थव्यवस्था में एक बैंक के काल्पनिक उदाहरण द्वारा हम इसे समझ सकते हैं। हम मानते हैं कि हमारे बैंक लीला द्वारा जमा किए गए 100 रुपए से कार्य प्रारंभ करता है। कोष अनुपात 20% है। इसी प्रकार हमारे बैंक के पास उधार देने के लिए 80 रुपए 100 माइनस 20 शेष है, जो वह जसपाल कौर को उधार देता है, जिसे आगे चक्र में जमाओं में देनदारी के रूप में दिखाया जाता है, जिससे कुल जमाएं 180 रुपए हो जाती है। अब हमारे बैंक को 180 रुपए का 20% अर्थात 36 रुपए नगद कोष के रूप में अनिवार्य होगा। स्मरण करें कि हमारे बैंक ने 100 रुपए की नकदी राशि से कार्य शुरू किया था, क्योंकि इसके लिए अब 36 रुपए नगद कोष रखना अनिवार्य है। अब 64 रुपए 36 माइनस 100 माइनस 36 ही ऋण दे सकता है। बैंक 36 रुपए जुनैद को उधार देता है। इसे फिर बैंक की जमाओं में दिखा दिया जाता है। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराया जाएगा जब तक अनिवार्य कोष 100 रुपए न हो जाए। अनिवार्य कोष 100 रुपए होगा जब कुल जमाएं 500 रुपए हो जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि 500 रुपए की जमाओं के पीछे नगद कोष 100 रुपए होगा। इस प्रक्रिया को तालिका 3.2 में दर्शाया गया है। तालिका 3.2 मुद्रा गुणांक प्रक्रिया कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। राउंड बैंक में जमा रुपए में अनिवार्य कोष रुपए में बैंकों द्वारा दिया गया ऋण रुपए में 100 रुपए 20 80 2 180 36 64 इसी तरह अंतिम 500 100 400 प्रथम कॉलम में प्रत्येक राउंड को दिखाता है। द्वितीय कॉलम प्रत्येक राउंड के प्रारंभ में बैंक में कुल जमाओं को दिखाता है। इन जमाओं का 20% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अनिवार्य कोष के रूप में जमा करना आवश्यक है। कॉलम 3 प्रत्येक राउंड में बैंक जो उधार देता है वह अगली राउंड की जमाओं में जोड़ दिया जाता है। कॉलम 4 बैंकों द्वारा दिए गए ऋण को दर्शाता है। तालिका 3.3 बैंकों का चिट्ठा अस्थियां देनदारी कोष 100 रुपए जमाएं 100 प्लस 400 बराबर 500 ऋण 400 योग 500 योग 500। क्योंकि बैंक को अपनी जमाओं का 20% ही कोष में रखना होता है, इसीलिए 100 रुपए 500 का 20% बराबर 100 रुपए 500 की जमाओं का पोषण कर सकता है। दूसरे शब्दों में हमारा बैंक 400 को ऋण दे सकता है। तालिका 3.2 इसके चिट्ठा को दिखाता है। अमाउंट बराबर करेंसी प्लस जमाएं बराबर 0 प्लस 500 बराबर 500। इस प्रकार मुद्रा पूर्ति 100 रुपए से 500 रुपए हो जाती है। नगद कोष अनुपात 20% होने पर बैंक रुपए 400 से अधिक ऋण नहीं दे सकता है, इसीलिए कोष अनिवार्यता मुद्रा सृजन की सीमा के रूप में कार्य करती है। मुद्रा गुणांक बराबर 1 नगद कोष अनुपात। उदाहरण में मुद्रा गुणांक 1/20% बराबर 1/0.2 बराबर 5। इस प्रकार 100 रुपए का काश 500 रुपए की जमाओं का सृजन कर सकता है। 5 गुणे 100 मुद्रा पूर्ति के नियंत्रण के नीतिगत उपकरण। रिजर्व बैंक एक मात्र संस्था है जो करेंसी की निर्गमित कर सकती है। जब अधिक साख सृजन के लिए व्यावसायिक बैंकों को अधिक कोष की आवश्यकता होती है, वे इन कोषों को प्राप्त करने के लिए बाजार में जा सकते हैं अथवा केंद्रीय बैंक के पास। केंद्रीय बैंक विभिन्न उपकरणों के द्वारा उनको कोष प्रदान करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की यह भूमिका हर समय बैंकों को कोष प्रदान करने के लिए तैयार रहना केंद्रीय बैंक का एक
और महत्वपूर्ण कार्य है। इसी कारण केंद्रीय बैंक को अंतिम शरण ऋणदाता कहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति का विभिन्न तरीकों से नियंत्रण करती है। मुद्रा पूर्ति के लिए प्रयुक्त उपकरण परिमाणात्मक गुण अथवा गुणात्मक हो सकते हैं। परिमाणात्मक उपकरण मुद्रा पूर्ति की मात्रा में CRR कैश रेशो, रिजर्व अथवा बैंक दर अथवा खुले बाजार की क्रियाओं परिवर्तन करते हैं। गुणात्मक उपकरण में केंद्रीय बैंक द्वारा बैंकों का राजी करना शामिल है, जिसके द्वारा बैंकों को ऋण देने के लिए हतोत्साहित अथवा प्रोत्साहित किया जाता है। यह नैतिक दबाव, सीमा, अनिवार्यता द्वारा किया जाता है। अब तक यह स्पष्ट हो गया है कि यदि केंद्रीय बैंक कोष अनुपात में परिवर्तन करता है तो उससे बैंकों द्वारा ऋणों में परिवर्तन हो जाएगा, जिसके कारण जमाए तथा मुद्रा पूर्ति प्रभावित होंगे। पहले चर्चित उदाहरण में मुद्रा गुणांक क्या होगा? यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोष अनुपात को बढ़ाकर 25% कर देती। ध्यान दीजिए कि प्रथम अवस्था में 100 रुपये 400 रुपये की जमाओं की पोषित कर सके सके थे, लेकिन बैंकिंग व्यवस्था अब केवल 300 रुपये ही ऋण दे पाएगी। बढ़ी हुई कोष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे कुछ ऋणों को वापस मांगने हेतु अतः मुद्रा पूर्ति गिर जाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण उपकरण जिसके द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा पूर्ति को प्रभावित करती है, खुले बाजार की क्रियाएं हैं। खुले बाजार की क्रियाओं से अभिप्राय सरकार द्वारा निर्गमित बांड्स का खुले बाजार में खरीदने और बेचने से है। यह खरीद तथा बिक्री सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक के सुपुर्द की गई है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुले बाजार में सरकारी बांड खरीदता है। वह इसके लिए चेक द्वारा भुगतान करता है। यह चेक अर्थव्यवस्था में कोषों की मात्रा में वृद्धि कर देता है और इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का निजी व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को बांड बेचने से कोषों की मात्रा में कमी कर देता है और इसीलिए मुद्रा की पूर्ति को भी खुले बाजार में क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, मुद्रा रूप से एवं रेपो। पूर्ण रूप से खुले बाजार की क्रियाएं अस्थायी स्वभाव की होती हैं, जब केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को खरीदता है और इस प्रकार व्यवस्था में द्रव्य को प्रतिस्थापित करके तो उसे इनको दोबारा बाद में बेचने का कोई वायदा नहीं करती। इसी प्रकार जब केंद्रीय बैंक इन प्रतिभूतियों को बेचती है व्यवस्था से बगैर कोई द्रव्य निकाले तो यह इनको दोबारा बाद में खरीदने का वायदा नहीं करती। फलस्वरूप द्रव्य का प्रतिस्थापन अथवा आत्मसात होना अस्थायी स्वभाव का होता है। एक दूसरे प्रकार की क्रियाएं होती हैं जिसे में केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को खरीदती है तथा इस क्रय अनुबंध में प्रतिभूतियों की पुनर्बिक्री की तिथि और कीमत का विवरण होता है। इस प्रकार विधि के अनुसार उधार दिए गए द्रव्य पर जो ब्याज दिया जाता है उसे रेपो रेट कहते हैं। इसी प्रकार प्रतिभूतियों का पूर्ण रूप बिक्री के बजाय एक केंद्रीय बैंक का अनुबंध के अंतर्गत बिक्री कर सकती है, जिसमें प्रतिभूतियों की पुनः खरीद की तिथि तथा कीमत का विवरण होता है। इसी प्रकार के अनुबंध को उलट पुनः क्रय अनुबंध रिजर्व रीपरचेज रेट अथवा उलट रेपो रिवर्स रेपो कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न परिपक्वता तिथियों के लिए रात भर का 7 दिन 14 दिन आदि रेपो एवं रिवर्स रेपो क्रियाएं करता है। यह क्रियाएं भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का प्रमुख उपकरण बन गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पूर्ति को इस दर में किसी पर वह व्यावसायिक बैंकों को ऋण प्रदान करती है परिवर्तन करके प्रभावित कर सकती है। भारत में इस दर को बैंक दर कहा जाता है। बैंक दर में वृद्धि से व्यावसायिक बैंकों द्वारा लिए गए ऋण अधिक खर्चीले हो जाते हैं, जिससे व्यावसायिक बैंकों के कोष में कमी आ जाती है और इसी प्रकार मुद्रा पूर्ति कम हो जाती है। बैंक दर में कमी मुद्रा पूर्ति में वृद्धि कर सकती है।
बाक्स 3.1 मांग और पैसों की आपूर्ति। एक विस्तृत चर्चा एक विस्तृत चर्चा। मुद्रा सभी प्रकार की संपत्तियों में सबसे तरल संपत्ति इस अर्थ में है कि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है और इसका किसी दूसरी वस्तु के रूप में आसानी से विनिमय किया जा सकता है। दूसरी ओर इसकी औसत लागत भी होती है। यदि मुद्रा की एक निश्चित नगद राशि धारण करने के बदले आप इसे किसी बैंक के निक्षेप में जमा करते हैं तो आपको इस जमा मुद्रा पर ब्याज प्राप्त होता है। एक निश्चित समय पर कितना मुद्रा का धारण किया जाए इसका निर्धारण करते समय तरलता से लाभ और ब्याज के त्याग की हानि के संबंध में विचार करना होगा। तो मुद्रा शेष की मांग प्रायः तरलता अधिमान कहलाता है। लोगों में मुद्रा कोष रखने की इच्छा के मुख्यतः दो उद्देश्य हैं। सम व्यवहार प्रयोजन। मुद्रा धारण करने करने का मुख्य प्रयोजन सम व्यवहारों को जारी रखना है। अगर आप अपनी आय साप्ताहिक आधार पर प्राप्त करते हैं और सप्ताह के पहले दिन बिल का भुगतान करते हैं तो आपको पूरे सप्ताह नगद राशि धारण करने की आवश्यकता नहीं होती। आप अपने नियोक्ता को कह सकते हैं कि वह अपने साप्ताहिक वेतन से व्यय को सीधे काट कर बाकी बचे वेतन को आपके बैंक खाते में जमा कर दे, लेकिन हमारे व्यय के ढांचे और प्राप्तियों में प्रायः मिलान नहीं होता। लोग अलग अलग समय पर आय प्राप्त करते हैं किंतु उनका व्यय उस पूरे समय अंतराल में निरंतर होता रहता है। मान लीजिए कि आपको प्रत्येक माह की पहली तारीख को 100 रुपये आय प्राप्त होती है और इसका इसका माह के शेष दिनों में व्यय होता रहता है। इस प्रकार माह के आरंभ में और अंत में आपका रोकड़ा शेष क्रमशः 100 रुपये और 0 रुपये रहता है। तब आपकी औसत नगद धारिता की गणना 100 रुपये प्लस 0/2 बराबर 50 के रूप में की जा सकती है, जिससे आप हर माह 50 रुपये 100 रुपये मूल्य का व्यवहार करते हैं। अतः आपकी मुद्रा मुद्रा की औसत व्यवहार मांग और आपकी मासिक आय के आधे के बराबर है, अथवा दूसरे शब्दों में आपके मासिक व्यवहार का मूल्य आधा है। अब हम दो व्यक्ति वाली अर्थव्यवस्था पर विचार करेंगे जिसमें दो सांत्व एक फर्म एक व्यक्ति का स्वामित्व और एक श्रमिक है। प्रत्येक महीने के प्रथम दिन फर्म श्रमिक को 100 रुपये वेतन देती है। श्रमिक इसके बदले आय को फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर पूरे माह में व्यय करता है। यहाँ अर्थव्यवस्था में केवल एक ही वस्तु उपलब्ध है। इसी प्रकार प्रत्येक माह के आरंभ में श्रमिक के पास 100 रुपये मुद्रा शेष रहता है और फर्म के पास 0 रुपये। माह के अंतिम दिन तस्वीर उल्टी होती है। फर्म के पास 100 रुपये होता है जो उसे श्रमिक को अपनी वस्तु बेचने से प्राप्त हुआ है। फर्म और श्रमिक की औसत मुद्रा धारिता 50 रुपये के बराबर है। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था में सम व्यवहार के लिए मुद्रा की मांग 100 रुपये के बराबर होगी। इस अर्थव्यवस्था में मासिक सम व्यवहार का कुल परिमाण 200 रुपये है। फर्म 100 रुपये मूल्य का उत्पादन श्रमिक को बेचता है और श्रमिक 100 रुपये मूल्य की सेवा फर्म को बेचता है। किसी किसी इकाई अवधि में इस अर्थव्यवस्था में सम व्यवहार के लिए मुद्रा की मांग सम व्यवहार की कुल मात्रा का अंश मात्र होगी। अतः सामान्य अर्थों में मुद्रा की सम व्यवहार मांग MTD को निम्नलिखित रूप से लिखा जा सकता है। MTD बराबर K/T इक्वेशन 3.1, जहाँ T एक इकाई समय अवधि में अर्थव्यवस्था में सम व्यवहार का कुल मूल्य मौद्रिक है और के धनात्मक अंश है। ऊपर वर्णित दो व्यक्ति वाली अर्थव्यवस्था को दूसरी दृष्टि से भी देखा जा सकता है। आपको शायद आश्चर्य होगा कि 200 रुपये प्रति माह के सम व्यवहार के लिए अर्थव्यवस्था में 100 रुपये मूल्य के मुद्रा शेष का प्रयोग होता है। इस पहेली का उत्तर सरल है। महीनों में 2 बार प्रत्येक रुपए का हस्तांतरण होता है। प्रथम दिन नियोक्ता की जेब में, इस शिफ्ट श्रमिक की जेब में होता है और महीने के दौरान बार बार यह रुपया श्रमिक से नियोक्ता के पास जाता है। मुद्रा की एक इकाई अवधि में जितनी बार हस्तांतरण होता है उसे मुद्रा का संचलन वेग कहते हैं। उपर्युक्त उदाहरण में दो अर्थों में विलोमता मुद्रा अधिशेष और सम व्यवहार मूल्यों का अनुपात है। अतः हम सामान्य रूप से समीकरण 3.1 को निम्न रूप में दोबारा लिख सकते हैं। 1/K
डॉट एम डी टी बराबर टी अर्थात भी इंटू एम टी डी बराबर टी इक्वेशन 3.2, जहाँ भी बराबर 1 के संचालन वेग है। उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त समीकरण की दाईं ओर का पद टी प्रवाह परिवर्त मुद्रा की मांग एम टी डी एक स्टॉक संकल्पना है। यह मुद्रा के स्टॉक को दर्शाती है जो कि लोग निश्चित समय पर धारण करना चाहते हैं, किंतु मुद्रा के वेग भी का समय आयाम होता है। जैसे इसकी इकाई समय अवधि में अर्थात 1 माह या 1 वर्ष में जितनी बार स्टॉक की इकाई का हस्तांतरण होता है उसकी संख्या सूचित होती है। अतः बाईं ओर भी डॉट एम टी डी मुद्रा के समव्यवहार के कुल मूल्य का मूल्यांकन करता है जो कि इस समय अवधि में स्टॉक में होता है। यह प्रवाह परिवर्ती है और यह दाईं ओर के परिवर्त के बराबर होता है। अंततोगत्वा किसी अर्थव्यवस्था में दिए हुए वर्ष में समस्त समव्यवहार के लिए मुद्रा की मांग और सकल घरेलू उत्पाद नाम मात्र के बीच संबंध का अध्ययन करने में हमारी दिलचस्पी होगी। किसी अर्थव्यवस्था में वार्षिक समव्यवहार के वार्षिक मूल्य में सभी प्रकार के मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं के समव्यवहार आते हैं और स्पष्ट रूप से यह नाम मात्र के सकल घरेलू उत्पाद की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। लेकिन सामान्यतः समव्यवहार के मूल्य और नाम मात्र के सकल घरेलू उत्पाद के बीच अस्थायी और धनात्मक संबंध रहता है। नाम मात्र के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि में समव्यवहार के कुल मूल्य में वृद्धि सूचित होता है और इसी प्रकार समीकरण 3.1 से समव्यवहार के लिए मुद्रा की मांग अपेक्षाकृत अधिक होती है। अतः सामान्य समीकरण 3.1 में निम्न प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है। एम टी डी बराबर के पी वाई इक्वेशन 3.3, जहाँ वाई वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद है और पी सामान्य कीमत स्तर अथवा सकल घरेलू उत्पाद अस्फीतिक है। उपर्युक्त समीकरण बताता है कि किसी अर्थव्यवस्था में समव्यवहार के लिए मुद्रा की मांग का अर्थव्यवस्था की वास्तविक आय और उसके औसत कीमत स्तर के बीच धनात्मक संबंध होता है। सट्टा उद्देश्य परियोजना कोई व्यक्ति भू संपत्ति, बहुमूल्य धातुओं, बंध पत्रों, मुद्रा इत्यादि के रूप में अपने पास धन संचित कर सकता है। सरलता की दृष्टि से हम मुद्रा के अलावा परिसंपत्तियों के अन्य सभी रूपों को मिलाकर एक कल कोटि पत्र बंद पत्र बना लेते हैं। प्रतीकात्मक रूप में बंद पत्र ऐसे कागज हैं जो एक समय अवधि के उपरांत भविष्य में मौद्रिक प्रतिफल की धारा का वादा करते हैं। सरकार अथवा फर्म जनता से लिए गए उधार के लिए इन कागजों को जारी करते हैं और बाजार में इन्हें खरीद बेचा जा सकता है। निम्नलिखित द्विआवधिक बंद पत्र और विचार कीजिए कि कोई फर्म जनता से 100 रुपये का कर्ज लेना चाहती है। वह एक बंद पत्र जारी करती है जो प्रथम वर्ष के अंत में 10 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में मूलधन 100 रुपये के साथ 10 रुपये की योगफल को देने का भरोसा दिलाता है। ऐसे बंद पत्र का अंकित मूल्य 100 रुपये है। परिपक्वता अवधि 2 वर्ष और कूपन दर 10% है। कल्पना कीजिए कि आपके बचत बैंक खाते पर प्रचलित ब्याज की दर 5% के बराबर है। स्वाभाविक है कि आप इस बंद पत्र से अर्जित आय की तुलना अपने बचत बैंक खाते के बजाय से करेंगे। इस संबंध में आप जो प्रश्न करेंगे वह इस प्रकार है कि कितना रुपया बचत बैंक खाते में रखा जाए कि उससे वर्ष के अंत में 10 रुपये का सृजन हो सके। इस राशि को यक्स मान लीजिए। अतः यक्स 1 + 5/100 बराबर 10। दूसरे शब्दों में यक्स बराबर 10/1 + 5/100। यक्स की इस मात्रा को बाजार की ब्याज दर के बट्टे पर 10 रुपये का वर्तमान मूल्य कहते हैं। इसी प्रकार मुद्रा की वह मात्रा जो बचत बैंक खाते में रखी जाती है, इससे 2 वर्ष के अंत में 110 रुपये का सृजन होगा। अतः बंद पत्र से प्राप्त प्रतिफल का वर्तमान मूल्य निम्नलिखित के बराबर होगा। वर्तमान मूल्य पी भी बराबर एक्स प्लस वाई, अतः 10/1 + 5/100 प्लस 10 + 100/1 + 5/100 का होल स्क्वायर। तो प्रयुक्त गणना से प्रकट होता है कि 109.29 रुपये लगभग है। अभिप्राय यह है कि आप अपने बचत बैंक खाते में 109.29 रुपये रखेंगे तो उससे उतना ही प्रतिफल प्राप्त होगा जितना कि बंद पत्र से, किंतु बंद पत्र का विक्रेता उतनी ही प्रदान करता है जितना कि उसकी अंकित मूल्य 100 रुपये है।
स्पष्ट है। बचत बैंक खाते की अपेक्षा बंद पत्र अधिक आकर्षक है और लोगों से बंद पत्र लेकर रखने की तीव्रता बढ़ जाएगी। प्रतिस्पर्धी बोली से बंद पत्र के उपयुक्त अंकित मूल्य में वृद्धि तब तक होगी जब तक कि बंद पत्र वर्तमान मूल्य पीबी के बराबर न हो जाएगा। यदि कीमत वर्तमान मूल्य पीबी से अधिक होगी तो बंद पत्र बचत बैंक खाते की अपेक्षा कम आकर्षित होगा और लोग इससे छुटकारा पाना चाहेंगे। बंद पत्र की पूर्ति की अधिपूर्ति होगी और बंद पत्र की कीमत पर दबाव नीचे की ओर होगा जो इसे वर्तमान मूल्य पीबी तक वापस खींच जाएगा। स्पष्ट है कि स्पर्धी संपत्ति बाजार की दशा में बंद पत्र की कीमत अपने वर्तमान मूल्य के बराबर संतुलन की स्थिति में होगी। अब मान लीजिए कि ब्याज की बाजार दर में 5% से 6% की वृद्धि होती है, अतः उसी बंद पत्र का वर्तमान मूल्य और कीमत निम्नलिखित होगा: 10/1 + 6/100 + 10 + 100/1 + 6/100 का होल स्क्वायर बराबर 107.33 लगभग। अतः बंद पत्र की कीमत और ब्याज की बाजार दर में प्रतिलोम संबंध होता है। भिन्न भिन्न लोगों की अर्थव्यवस्था के बीच में अपनी निजी सूचना के आधार पर ब्याज की बाजार दर में भविष्य में होने वाले संचालन के संबंध में आशाएं भिन्न भिन्न होगी। यदि आप सोचते हैं कि ब्याज की बाजार दर अकस्मात 8% वार्षिक पर स्थिर होती है तो आप 5% चालू के दर के बारे में विचार कर सकते हैं, जो धारणीय समय अवधि में बहुत कम है। आप ब्याज दर में वृद्धि के बारे में आशा कर सकते हैं और परिणामतः बंद पत्र की कीमत गिर सकती है। यदि आप एक बंद पत्र कर्मी हैं तो बंद पत्र की कीमत में कमी का अर्थ है कि आपको हानि होगी, ठीक उसी तरह जैसे आपके द्वारा धारण की गई संपत्ति के मूल्यों में अकस्मात बाजार में मूल्यह्रास के कारण आपको हानि होती है। बंद पत्र की कीमत में गिरावट से हुई इस हानि को बंद पत्र धारी की पूंजी हानि कहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में आप अपने बंद पत्र को बेचने का प्रयास करेंगे और इसके बदले मुद्रा धारण करेंगे। अतः ब्याज की दर अथवा और बंद पत्र की कीमत में भविष्य में होने वाली संचलन के संबंध में सट्टा के लिए मुद्रा की मांग में वृद्धि होती है। जब ब्याज की दर बहुत ऊंची हो तो हर कोई भविष्य में इसके गिरने की आशा करता है और इस प्रकार बंद पत्र धारण करने से पूंजीगत लाभ की आशा करता है। अतः लोग अपनी मुद्रा को बंद पत्र में बदल देते हैं। इसी प्रकार सट्टा के लिए मुद्रा की मांग कम होगी। जब बाजार दर गिरती है तो बहुसंख्यक लोग आशा करते हैं कि भविष्य में इसमें वृद्धि होगी और पूंजीगत हानि की आशा करते हैं। इसी प्रकार वे अपने बंद पत्र को मुद्रा में परिवर्तित करते हैं, जिससे सट्टे के लिए मुद्रा की मांग में वृद्धि होती है। सट्टे के लिए मुद्रा की मांग और ब्याज की दर में व्युत्पन्न संबंध होता है। एक सरल रूप का कल्पना करने पर सट्टे के लिए मुद्रा की मांग को इस प्रकार लिखा जा सकता है: MSD बराबर R मैक्स माइनस R बटे R माइनस R मिनिमम इक्वेशन 3.4, जहां R ब्याज की बाजार दर और R मैक्स और R मिनिमम उच्च और निम्न मान्यताएं धनात्मक नियतांक है। समीकरण 3.4 से स्पष्ट है कि R में R मैक्स से R मिनिमम तक में कमी होती है तो MSD का मूल्य शून्य से अनंत तक बढ़ता है। जैसा कि पूर्व लिखित है कि ब्याज की दर को भारतीय मुद्रा अधिशेष का अवसर लागत अथवा कीमत के रूप में समझा जा सकता है। यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है और लोग बंद पत्र खरीदते हैं तो बंद पत्र के लिए मुद्रा की इस अतिरिक्त मांग में वृद्धि होगी, जिससे बंद पत्र की कीमत बढ़ेगी और ब्याज की दर में गिरावट आएगी। दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था में मुद्रा की बढ़ी हुई की पूर्ति से अधिशेष मुद्रा धारित करने के लिए आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी, अर्थात ब्याज की दर में कमी आएगी। किंतु यदि ब्याज की बाजार दर पहले से ही काफी निम्न हो, जिससे कि हर कोई यह आशा करे कि भविष्य में इसमें वृद्धि होगी, इस कारण से कोई पूंजी की क्षति करके बंद पत्र नहीं रखेगा। अर्थव्यवस्था में हर कोई अपने अपने धन को मुद्रा अधिशेष के रूप में रखता है। यदि अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त मुद्रा इंजेक्ट की जाती है तो इसका उपयोग बंद पत्र की मांग में वृद्धि और पुनः आर मिनिमम स्तर से नीचे ब्याज की दर में कमी के बिना मुद्रा अधिशेष के लिए लोगों की लालच
को परितृप्त करने में इसका उपयोग किया जाएगा। ऐसी स्थिति को तरलता पास कहते हैं। सट्टा के लिए मुद्रा की मांग फलन यहाँ अनंत लोचदार है। रेखाचित्र 3.1 सट्टे के लिए मुद्रा की मांग को समस्तरीय अक्ष पर और ब्याज दर की दर को ऊर्ध्व अक्ष पर अंकित किया गया है। जब R बराबर R मैक्स तो सट्टे के लिए मुद्रा की मांग शून्य है। ब्याज की दर इतनी ऊंची है कि हर कोई भविष्य में इसके गिरने की आशा करता है और इसीलिए यह विश्वास करता है कि भविष्य में पूंजी लाभ होगा। अतः हर कोई सट्टा मुद्रा अधिशेष को बंद पत्र में बदल देता है। जब R बराबर R मिनिमम तो अर्थव्यवस्था तरलता पास में होती है। हर कोई ब्याज दर में भविष्य में वृद्धि के लिए तथा बंद पत्र की कीमत में गिरावट के लिए आश्वस्त रहता है। हर कोई अपने धन को मुद्रा के रूप में रखता है और सट्टे के लिए मुद्रा की मांग अनंत होती है। अतः अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कुल मांग की रचना अंतरण मांग और सट्टा मांग से होती है। पूर्ववर्ती वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP और कीमत स्तर का सीधा समानुपात होता है, जबकि परिवर्ती और ब्याज की बाजार दर में व्युत्पन्न संबंध होता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की समस्त मांग में को संक्षिप्त में निम्नलिखित समीकरण से दर्शाया जा सकता है। MD बराबर MTD प्लस MSD या MD बराबर KPY प्लस R मैक्स माइनस R बट्टे R माइनस R मिनिमम। इक्वेशन 3.5 मुद्रा की पूर्ति। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के अंतर्गत मुख्य रूप से देश के मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा जारी करेंसी नोट और सिक्के आते हैं। भारत में करेंसी नोट भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है, जो कि भारत का मौद्रिक प्राधिकरण है, किंतु सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। करेंसी नोट और सिक्के के अतिरिक्त व्यावसायिक बैंकों में लोगों द्वारा जमा किए गए बचत खातों और चालू खाते को भी मुद्रा कहा जाता है, क्योंकि इन खातों से आहरित चेकों का उपयोग सम व्यवहार के लिए किया जाता है। ऐसी जमा की मांग जमा कहते हैं जो खाताधारी की मांग पर बैंक द्वारा भुगतान योग्य होता है। अन्य जमा जैसी अवधि जमा की परिपक्वता की अवधि निश्चित होती है और इसे आवधिक जमा कहा जाता है। सट्टे के लिए मुद्रा की मांग। रेखाचित्र 3.1 R मैक्स R मिनिमम MSD बराबर R मैक्स माइनस R बट्टे R माइनस R मिनिमम इनफाइनाइट तक MSD के बीच दिखाई गई है ग्राफ। चूंकि 100 रुपए के नोट का उपयोग करके दुकान से 100 रुपए के मूल्य की वस्तुएं प्राप्त की जा सकती है, इसीलिए कागज का मूल्य नगण्य होता है, निश्चित रूप से 100 रुपए से कम। इसी तरह 5 रुपए के सिक्के में धातु का मूल्य संभवतः 5 रुपए नहीं होता, तो फिर लोग इन सिक्कों और नोटों को उन वस्तुओं के विनिमय के रूप में क्यों स्वीकार करते हैं जो स्पष्ट रूप से इन से अधिक मूल्यवान है। करेंसी नोट और सिक्के को मूल्य इन मदों के प्राधिकरण द्वारा जारी की गई गारंटी से व्युत्पन्न होता है। प्रत्येक करेंसी नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा एक वादा किया जाता है। यदि कोई भारतीय रिजर्व बैंक अथवा किसी व्यावसायिक बैंक को नोट प्रस्तुत करता है, भारतीय रिजर्व बैंक उस नोट पर अंकित मूल्य के बराबर क्रय शक्ति प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। सिक्कों के संबंध में भी यही बात सही है। अतः करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा कहते हैं। इनका सोने और चांदी के सिक्के की तरह आंतरिक मूल्य नहीं होता। इनको वैधानिक पत्र भी कहते हैं, क्योंकि देश के किसी भी नागरिक के द्वारा इसके किसी भी प्रकार के सम व्यवहार को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु बचत अथवा चालू खाते में आहरित चेक को किसी के भी द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है। अतः मांग जमा वैध मुद्रा नहीं है। वैध परिभाषीय संकुचित और व्यापक मुद्रा मुद्रा की मांग की तरह मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक परिवर्त होती है। एक निश्चित समय में लोगों में संचरण करने वाली कुल मुद्रा को मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा की पूर्ति के वैकल्पिक मापों को चारों रूप में प्रकाशित करता है, नामत M1, M2, M3 और M4। ये सभी निम्नलिखित तरह से परिभाषित किए जाते हैं। M1 बराबर CU प्लस DD, M2 बराबर M1 प्लस डाकघर बैंक बचत बैंकों में बचत जमाएं, M3 बराबर M1 प्लस व्यावसायिक बैंकों की निवल अवधि जमाएं, M4 बराबर M3 प्लस डाकघर बचत संस्थाओं में कुल जमा। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों को छोड़कर
यहाँ सीयू लोगों द्वारा रखी गई करेंसी की नोट और सिक्के हैं, और डीडी व्यावसायिक बैंकों द्वारा जारी रखी गई निवल मांग जमा है। निवल शब्द से बैंक के द्वारा रखी गई लोगों की जमा का ही बोध होता है और इसीलिए यह मुद्रा की पूर्ति में शामिल है। अतः अंतर बैंक जमा जो एक व्यावसायिक बैंक दूसरे व्यावसायिक बैंक में रखते हैं को मुद्रा की पूर्ति के भाग के रूप में नहीं जाना जाता है। M1 और M2 संकुचित मुद्रा कहलाती हैं। M3 और M4 को व्यापक मुद्रा कहते हैं। ये कोटियां तरलता के घटते हुए क्रम में होती हैं। M1 सम व्यवहार के लिए सबसे तरल और आसान है, जबकि M4 इनमें सबसे कम तरल है। M3 मुद्रा पूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप है। इसे समस्त मौद्रिक साधन दू भी कहते हैं। काल अवधि में M1 और M3 में अंतर का आकलन के लिए परिशिष्ट में देखिए बॉक्स 3.2। विमुद्रीकरण अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार, कालाधन, आतंकवाद और जाली मुद्रा के चलन जैसी समस्याओं से निपटने के लिए नवंबर 2016 में भारत सरकार द्वारा विमुद्रीकरण एक नई पहल थी। 500 और 1000 रुपए के करेंसी नोट विधिग्राह्य नहीं रहे। 500 और 2000 रुपए के नोट की एक नई श्रृंखला शुरू की गई। लोगों को कहा गया कि वे 31 दिसंबर 2016 तक बिना घोषणा के पुराने नोटों को अपने बैंक खाते में जमा कर सकते हैं और 31 मार्च 2017 तक घोषणा रहित भारतीय रिजर्व बैंक में जमा कर सकते हैं। व्यवस्था को पूर्ण रूप में टूटने तक चलन में नकदी की कमी से बचने के लिए सरकार ने लोगों को 4000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पुराने नोटों में परिवर्तित करने की अनुमति प्रदान की। पेट्रोल पंप, सरकारी अस्पतालों में तथा सरकारी अदायगियों जैसे बिजली के बिल, करों आदि के भुगतान के लिए 12 दिसंबर 2016 तक पुराने नोट विधिग्राह्य मुद्रा के रूप में स्वीकार किए गए। सरकार ने इस कदम की प्रशंसा तथा आलोचना दोनों हुए। बैंक तथा एटीएम के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगने लगी। चलन में मुद्रा की कमी का आर्थिक क्रियाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ा। वैसे समय बीतने के साथ स्थिति में सुधार हुआ और सामान्य स्थिति आ गई। इस कदम के धनात्मक प्रभाव भी हुए। इससे कर अनुपालन में सुधार हुआ और बड़ी संख्या में लोगों को कर के दायरे में लाया जा सका, जो लोगों की बचत औपचारिक वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत आ गई। फलस्वरूप बैंकों के पास अधिक साधन एकत्रित हो गए जिनको लोगों को कम ब्याज पर ऋण प्रदान करने में उपयोग किया जा सकता है। यह कदम काले धन की समस्या को हल करने के लिए सरकार के निर्णय का प्रदर्शन है कि कर की चोरी को अब आगे सहन नहीं किया जाएगा। कर वंचित सोचेंगे कि अचानक दंडात्मक कर देने की जोखिम की अपेक्षा नियमित सामान्य कर देना उत्तम है। कर अनुपालन बढ़ेगा और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। नगद लेन देन को औपचारिक भुगतान प्रणाली में शिफ्ट करके विमुद्रीकरण और एक और तरीके से कर प्रशासन की सहायता होगी। गृहस्थ और फार्म नगद से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट होने लगे हैं। मुद्रा के माध्यम के बिना वस्तुओं के विनिमय को वस्तु विनिमय कहते हैं। सारांश में आवश्यकताओं के उभय सहयोग के अभाव में यह अप्रचलित हो गया है। मुद्रा साधारणतः विनिमय के स्वीकार माध्यम से के कार्य से विनिमय को सुगम बनाती है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में लोग मुख्य रूप से दो उद्देश्यों से मुद्रा धारण करते हैं, अंतरण उद्देश्य और सट्टा उद्देश्य। इसके विपरीत मुद्रा की पूर्ति में करेंसी नोट और सिक्के व्यावसायिक बैंकों द्वारा रखी गई मांग और अवधि जमा आदि आते हैं। इसका वर्गीकरण संकुचित और व्यापक मुद्रा के रूप में तरलता के घटते हुए क्रम के अनुसार किया जाता है। भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन भारतीय रिजर्व बैंक करता है, जो कि देश के मौद्रिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तनों के लिए लोगों के विभिन्न कार्यकलापों देश के व्यावसायिक बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक उत्तरदायी है। भारतीय रिजर्व बैंक
उच्च शक्तिशाली मुद्रा के स्टॉक बाजार दर और व्यावसायिक बैंकों की रिजर्व आवश्यकताओं को नियंत्रित करके मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है। यह बाह्य आघातों से अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति का स्थितीकरण करता है। वस्तु विनिमय मुद्रा लेख की इकाई बंद पत्र तरलता पास वैधानिक पत्र व्यापक मुद्रा आरक्षित जमा अनुपात मुद्रा गुणक अंतिम ऋणदाता बैंक दर रेपो दर आवश्यकताओं की द्वारा समापन विनिमय माध्यम संचय मूल्य बाजार ब्याज दर कागजी मुद्रा संकुचित मुद्रा करेंसी की जमा अनुपात उच्च शक्तिशाली मुद्रा खुली बाजार कार्रवाई नगद आरक्षित अनुपात उलट उलट रेपो दर या रिवर्स रेपो परिशिष्टियां 3.1 अनंत ज्यामितीय श्रृंखलाओं का योग। हम निम्नलिखित रूप से एक अनंत ज्यामितीय श्रृंखलाओं का योग ज्ञात करना चाहते हैं। यस बराबर ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यू प्लस डॉट डॉट आंसो वन ए आर की पावर एन डटर इनफाइनाइट, जहां ए और आर वास्तविक संख्याएं हैं, जहां आर 0 से 1 है। योग निकालने के लिए उपयुक्त समीकरण को आर से गुणा कीजिए। आर बराबर आर एस बराबर ए आर स्क्वायर ए आर क्यू डाटा डांस वन ए आर के पावर एन प्लस वन इनफाइनाइट। दूसरे समीकरण को प्रथम समीकरण से घटा दीजिए तो एस माइनस एस आर बराबर ए तथा 1 माइनस आर इंटू एस बराबर ए, जिससे प्राप्त होता है एस बराबर ए बट्टे 1 प्लस 1 माइनस आर। मुद्रा गुणांक की व्युत्पत्ति के लिए प्रयुक्त उदाहरण में ए बराबर 1 और आर बराबर 0.4 अतः अनंत श्रृंखलाओं की मूल्य है 1/1 माइनस 0.4 बराबर 5/3। भारत में मुद्रा की पूर्ति प्रशिष्टियां 3.2 तालिका 3.4 M1 और M3 में एक समयावधि परिवर्तन अरब में वर्ष M1 संकुचित मुद्रा M3 व्यापक मुद्रा 1999 से 2000 के बीच में 3417.96 11,241.74 2000 से 2001 में 3794.33 13,132.04 2001 से 2 में 4228.24 14,983.36 2002 से 3 में 4735.58 17,189.36 2003 से 4 में 5,786.94 20,056.54 2004 से 5 में 6497.66 22,456.53 2005 से 6 में 8263.89 27,194 9.93 2006 से 7 96,179.25 33,100.38 2007 से 8 11,558.10 40,178.55 2008 से 9 में 12,596.71 47,947.75 2009 से 10 में 14,892.68 56,026.98 2010 से 11 में 16,383.25 65,041.16 2011 से 12 में 17,373.94 73,848.31 2012 से 13 में 18,975.26 83,898.19 2013 से 14 में 20,597.62 95,173.86 2014 से 15 में 22,924.04 10 1,05,501.68 2015 से 16 में 26,025.38 1,16,176.15 2016 से 17 में 26,819.97 1,27,919.40 2017 से 18 में 32,673.131 1,39,625.87 स्रोत हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडिया इकोनॉमी 2017 से 18 प्रशिष्टियां 3.3 एक समय अवधि में मौद्रिक आधारों के घटकों में परिवर्तन के स्रोत मुद्रा स्टॉक के घटक तालिका 3.35
मौद्रिक आधार में बदलाव के स्रोत अरब में वर्ष मुद्रा परिसंचलन, बैंकों में के पास पूंजी, जनता के पास पूंजी, भारतीय रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा, भारतीय रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा खाता 1981 से 82 154.11 9.37 144.74 1.685 54.19 91 से 92 637.38 26.4 610.988 348.82 2001 से 2 में 25.9.74 101.79 2407.94 28.37 841.47 2004 से 5 में 3686.67 123.47 35,163.14 1154 1139 2004 से 6 में 4295.78 174.54 4121.24 68.343 1355.11 2006 से 7 तक 5040.99 212.44 4828.54 74.64 1972.95 2007 से 8 में 5908.01 223.9 5684.1 90.27 3284.47 2008 से 9 में 5911.59 257.03 6654.54 55.33 29.12 2912.75 2009 से 10 में 7995.49 320.56 7674.9 38.06 35 122.99 2010 से 11 में 94 96.59 378.23 91 18.36 36.53 35.09 2011 से 12 10,672.3 435.60 10,236.7 28.2 35 6 2.191 2012 से 13 में 11,909.75 499.14 11,410.61 32.40 100.6.71 2013 से 14 में 13,010.75 592.55 12,498.19 19.65 42,197.03 2014 से 15 में 14,483.12 621.31 13,821.82 145.90 4,655.61 2015 से 16 में 16,634.63 662.09 15,972.54 154.51 दो 50,518.26 2016 से 17 में 13,352.66 711.4 1241.24 210.91 5,441.2007 2017 से 18 में 18,293.8 699.35 17,597.12 239.07 5,655.25 हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडिया इकोनॉमी 2017 से